हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज मैं आपको क्लास 12th सैम्पल पेपर जो कि 2022-23 में सीबीएसई ने अपनी साइट पर लिस्ट करा है उसका सेक्शन बी कराने वाला हूँ। सेक्शन ए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसकी। और सेक्शन बी मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो सेक्शन बी में क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 13π/7। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा साइन इनवर्स साइन। अब हम देखेंगे 13π/7 को। 13π/7 साइन की रेंज से बिल्कुल बाहर है, मतलब कि हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो क्या लिखा हुआ है, 13π/7। अभी के लिए हम क्या करेंगे, पाई को इग्नोर मारेंगे और पाई की जगह क्या ले लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, पाई को हटा ही देंगे यहाँ से और लास्ट में जाकर लगा देंगे। तो कितना आ गया 13/7। इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखो, दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको। दो तरीके से कैसे कर सकते हो सर, बताओ तो सही। देखो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 6। दूसरा तरीका है कि मैं 7 दूनी 14 कर दूं और नीचे कितना बच जाए -1। तो मतलब कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक आगे वाले से करें या एक पीछे वाले से करें। मतलब या तो 7 दूनी 14 लिखें या 7 एकम 7 लिखें। तो हम वो लिखेंगे जिसमें छोटा रिमाइंडर आएगा। हम कौन सा लिखेंगे, जिसमें छोटा रिमाइंडर आएगा। सर छोटा रिमाइंडर तो इसमें आ रहा है 1, तो यही वाला लिखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल यही वाला लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं साइड में डिवाइड भी कर देता हूँ जिससे कि आपको रेफरेंस मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13, यहाँ पर 7, तो 7 2 जा 14। तो नीचे कितना बच गया, -1 बच गया। सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिखते हैं कैसे, कोशेंट ऊपर रिमाइंडर और अपॉन में डिवाइज़र। तो देखो कैसे लिखेंगे, कोशेंट कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया -1 और अपॉन में कितना आया 7। मतलब सर हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 - 1 अपॉन में 7। सही है एकदम। सर पाई को तो भूल ही गया, पाई भी लगाओ इनके साथ। तो पाई भी लगा देते, तो 2π - π/7। मतलब कि 13π/7 को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 2π - π/7। क्या ये बात आ गई सबको समझ में। अब आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि जब हम क्या करते हैं 180 + थीटा करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ साइन 180 + थीटा, तो हमारा आंसर कितना आता है सर, हमारा आंसर आता है साइन थीटा। अगर हम करें साइन 90 + थीटा, तो हमारा आंसर आता है कॉस थीटा। मतलब कि 180 पर चेंज नहीं होता और 90 पर चेंज होता है। तो देखो 180 पर और 360 पर ये चेंज नहीं होता, तो मैं लिख देता हूँ नो चेंज। लेकिन 90 पर और 270 पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है 2π का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज तो नहीं होगा सर, साइन इनवर्स साइन, तो चेंज नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। लेकिन 2π - π/7 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपने पढ़ा होगा सबने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे सबने। मैं आपको याद दिला देता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल प्लस होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है 2π - π/7। 2π का मतलब 360 में से कुछ माइनस करा है, तो 360 कहाँ होता है, यहाँ 0 होता है। 0 से पूरा घूम कर जाएंगे, यहाँ पर 360 आ जाता है। यहाँ से कुछ माइनस करेंगे तो वापसी कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये जो साइन आएगा ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था 180 + थीटा हो या 360 + थीटा हो, हमारा क्या आता है साइन थीटा। तो थीटा कितना है हमारा यहाँ पर 360 - थीटा, तो थीटा कितना है अपना यहाँ पर π/7। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा -π/7। क्या सबको आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 21वें क्वेश्चन ही है ये भी, दूसरा वाला भी, लेकिन ये और वाला है। तो मैं आपको दोनों कराऊंगा, चॉइस वाले दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्टिव। कह रहा है फंक्शन को प्रूव करो कि ये कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। फिर फंक्शन दे दिया है हमें, एक बार दिया है इफ n इज ऑड के लिए और एक बार दिया है इफ n इज इवन के लिए। फिर पूछ रहा है इज द फंक्शन इंजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ क्या फंक्शन इंजेक्टिव होगा और अपना आंसर को जस्टिफाई करो। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव क्या होता है, तो सबसे पहले वही समझ लो आप। सर्जेक्टिव होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्जेक्टिव
और इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, मैनी वन, और इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन। सर ये क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, मैनी वन 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 क्या कह रहे हो। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 2 3 और मैं यहाँ पर लिखूँ 4 5 6, अगर मैं 1 का रिलेशन 4 के साथ दिखाऊँ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, मतलब कि सबका एक एक ही रिलेशन है, इसलिए यह फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इंजेक्टिव। मतलब कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, समझ गए बात, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, सरजेक्टिव फंक्शन। सर एक से ज़्यादा इमेज कैसे, एक बार बताओ तो एग्जांपल देके। देखो 1 2 3 और मैं यहाँ पर लिख दूँ 7 8 9, समझ लो 1 की भी इमेज 7 है और 2 की भी इमेज 7 है, ठीक है। और समझ लो कि 2 की इमेज 8 है और 2 की ही इमेज 9 है। तो देखो इसकी 1 की भी इमेज एक ही है, लेकिन 2 की इमेज देखो कितनी है, 2 की इमेज 7 भी है, 2 की इमेज 8 भी है और 2 की इमेज 9 भी है। तो मैंने बोला एक फंक्शन की एक ही इमेज हो तो वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, लेकिन एक फंक्शन की अगर एक से ज़्यादा इमेज हो तो वो मैनी फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो अब इसमें हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, तो देखो कैसे पता करते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है क्या एक फंक्शन की एक ही इमेज होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब n ऑड होगा तो ये फंक्शन होगा। तो हम n को कुछ मान लेते हैं, समझ लो अगर मैंने n को क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, 1 ऑड है तो डाल दो उसमें। जब n 1 होगा मतलब ऑड होगा, तो ऑड होगा तो कौन से वाला फंक्शन लेना होगा, n+1/2, तो ले लो n+1/2 और इसमें n की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1+1/2 तो 2/2, तो आंसर कितना आया, 1 आया। मतलब सर आप यही तो कहना चाह रहे हो मेरे ख्याल से कि जब हमने 1 लिया तो इमेज भी इसकी क्या आई, 1 आई। करेक्ट बात है सर एकदम। लेकिन जब हमने n को इवन लिया मतलब 2 ले लेते हैं, तो हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, n/2 आएगा। सर 2 डाल दो इसमें, 2/2 कट के आंसर क्या आया, 1 लिया। सर जब हमने 2 लिया तो उसकी भी इमेज क्या आई, 1 आई। 1 की भी इमेज 1 आई और 2 की भी इमेज 1 आई। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक फंक्शन की दो इमेज है, मतलब n1 लिया तो भी 1 इमेज आई और n2 लिया तो भी 1 इमेज आई। अगर इमेज दोनों की सेम आ रही है मतलब ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, सर सरजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपने बताया था एक से ज़्यादा इमेज हो तो वो सरजेक्टिव फंक्शन होता है। तो ये पहली बात तो प्रूव हो गया कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है सरजेक्टिव। उसने पूछा है इज दिस फंक्शन इंजेक्टिव, तो हम यहां पर लिखेंगे नो, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, तो मैं यहां पर रीजन भी लिखूंगा कि उसने जस्टिफाई और आंसर लिखा है, बिकॉज द एलिमेंट हैज सेम इमेज, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, सरजेक्टिव है और ये इंजेक्टिव नहीं है। सरजेक्टिव मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 22 क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन 1.6 मीटर टॉल, एक आदमी है जो कि कितना लंबा है, 1.6 मीटर, लंबा तो बिल्कुल नहीं है, ये छोटा ही है, एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो आदमी है वो वॉक कर रहा है 0.3 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज़ 4 मीटर अबव द ग्राउंड, एक स्ट्रीट लाइट से जो कि 4 मीटर ऊपर है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो भाई समझ तो आपको आने वाला है नहीं, तो मैं आपको ड्राइंग ही बना के दिखाता हूँ, उसमें इंटरेस्ट आएगा आपका। तो देखो इसने बोला है कि स्ट्रीट लाइट है जिसकी हाइट ग्राउंड से 4 मीटर है। बना लो सर, बना लेते हैं। ये रही एक स्ट्रीट लाइट, लग नहीं रही पर मान लो कि क्या है, एक स्ट्रीट लाइट है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइट भी बना देता हूँ। ये एक स्ट्रीट लाइट है जिसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। उसके आगे इसने बोला कि एक आदमी है 1.6 मीटर जो स्ट्रीट लाइट से होता हुआ वॉक कर रहा है। तो सर ये वॉक कर रहा है तो उसको भी बना लो, 1.6 मीटर का ये आदमी है, ठीक है। तो ये वॉक कर रहा है, कहाँ से वॉक कर रहा है, स्ट्रीट लाइट से। किस रेट से वॉक कर रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। जो आदमी वॉक कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड की रेट से। स्ट्रीट लाइट इज 4 मीटर अबव, एट वट रेट इज द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग। अब देखो यहाँ स्ट्रीट लाइट है, इसका उजाला यहाँ पर होगा, तो ये जो उजाला जा रहा होगा आदमी पे, और जब ये आदमी पे उजाला जाएगा तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, आगे की साइड। सर एकदम सही बात है,
कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जब आदमी पे उजाला जाएगा तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, आगे की साइड। अगर ये और आगे जाएगा तो शैडो भी और आगे जाएगी, अगर ये पीछे आएगा तो शैडो भी पीछे आएगी। लेकिन इसने बोल दिया कि ये आदमी आगे चल जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ इसकी शैडो कितने रेट से आगे जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा सुन लो, नहीं आया तो। एक आदमी है जो स्ट्रीट लाइट से 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो पूछ रहा है कि जो इसकी शैडो है वो भी तो आगे जाएगी, तो बताओ वो कितने रेट से आगे जाएगी। आ गई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? सर बिल्कुल आ गई। उसके बाद भाई अब क्या करें? अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, बहुत ही इसी तरीके से करेंगे, दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं ABC नाम दे दिया मैंने इसको। समझ लो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, सारे पार्ट्स को मानना जरूरी है बहुत, और इसको d मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा x मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने y मान लिया। ये पूरा का पूरा 1.6 मीटर है, ये पूरा का पूरा 4 मीटर है। अगर सोचो मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल बनेगा, क्या वो इक्वल होगा? हाँ सर वो इक्वल होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों? एक बार मैं देखो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ ऐसे करके, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया और इसमें मैं यहाँ एक ऐसे ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बंद कर दूँ। तो याद रखना अगर ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो हमने देख लिया कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इतनी बात सबको आ गई समझ में? इसको भी कोई नाम दे दो, ABCD, इसको E दे दो और इस वाले को F दे दो, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला सबने सुना होगा, सबने ही सुना होगा। क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई सा भी एंगल लेते हैं तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा कुछ बन जाता है। तो देखो इसमें मैं कौन सा एंगल लूँ, इसमें मैं कौन सा एंगल लूँ? सर वो एंगल लो जो साइड हमें गिवन हो। तो इसमें क्या क्या गिवन है? सर इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और इसमें हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। क्या सबको आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है तो ऐसा फॉर्मूला लो जिसका फॉर्मूला क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर टेन थीटा क्यों नहीं ले लेते आप? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मैं कौन से ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, ABC में। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4, बेस कितना है मेरा x प्लस वाई। ये किसके बराबर रख दिया मैंने, टेन थीटा के, और इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्राइंगल, अब छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, FDC, इन ट्राइंगल FDC। इसमें भी देखो परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1.6 है और बेस कितना है, y है। सर ये भी टेन थीटा के इक्वल है और ये सेकंड इक्वेशन भी टेन थीटा के इक्वल है। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर दो। तो 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगी 1.6 अपॉन वाई के। क्या सबको आ गई बात समझ में? उसके आगे देखते हैं क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, तो क्या हो गया 4y इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। सही है एकदम। तो 1.6x प्लस 1.6y क्या करेंगे, 4y माइनस 1.6y इक्वल टू 1.6x। 4 में से 1.6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2.4 बचेंगे। तो 2.4y इक्वल टू 1.6x। तो अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 2.4y इक्वल टू 1.6x, y अपॉन x इक्वल टू 1.6 अपॉन 2.4 कर दूँ तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3y इक्वल टू किसके आ गया, 2x के आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 3y किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल। अब याद करो हमें निकालना क्या था। सर हमें निकालना था कि इसकी शैडो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो सर ये जो आपने x माना था ये था क्या,
ये भाई डिस्टेंस था, जो ये आदमी वॉक कर रहा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉक कर चुका है, तो इसका डिस्टेंस है। तो इसका डिस्टेंस बदले जा रहा है, बदले जा रहा है। किस रेट से? अभी बताया इसने, ये किस रेट से चल रहा है? 0.3 मीटर पर सेकंड की रेट से चल रहा है। तो मतलब कि सर एक्स में बदलाव आ रहा है। और सर जब भी एक्स में बदलाव आता है ना, तो हमें एक चीज़ पता है जिसके लिए हमने डेरिवेटिव चैप्टर को पढ़ रखा है। जब भी एक्स में बदलाव आता है मतलब कि हमें क्या दे रखा होगा इसने? dx/dt। कितना दे रखा है? 0.3। सर हमें y में तो बदलाव निकालना है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो शेडो बन रही होगी, ये आगे जाएगा तो शेडो भी आगे जाएगी, तो हमें y में बदलाव बताना है। मतलब सर हमें क्या बताना है? dy/dt बताना है। हमें क्या बताना है? dy/dt कितना होगा। तो सर अब ना आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि ये जो फंक्शन आ चुका है ना, इसके बहुत साइड डेरिवेटिव कर दो तो हमें मिल जाएगा शायद कुछ ना कुछ। तो 3 y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। 2 x का करेंगे तो कितना हो जाएगा? dx/dt। तो 3 dy/dt। सर x में बदलाव तो हमें पता है, dx/dt कितना है? 0.3। सबको पता है ये तो? हाँ सर सबको पता है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, स्पेस हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो कितना आ गया? 2 × 0.3 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 तो लिख लेते हैं 3 dy/dt = 0.6। तो dy/dt हमारा कितना आ गया? सर 0.6/3। इसको कट करोगे तो हमारे पास जो dy/dt है वो कितना आ गया? 0.2 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो ये बंदा है वो 0.3 मीटर पर सेकंड से अगर आगे बढ़ेगा तो इसकी जो शेडो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगी। क्या सबको आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा लिख लिया है यहाँ पे, जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कह रहा है a + b और a - b आर ऑर्थोगोनल। बोला मैंने यहाँ परपेंडिकुलर का साइन इसलिए बनाया क्योंकि ऑर्थोगोनल का मीनिंग परपेंडिकुलर ही होता है, बस हमें वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो इसने बोला a + b एंड a - b आर ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो a + b और a - b ऑर्थोगोनल है, तो a + b डॉट a - b इक्वल टू किसके होगा? 0 के। सर a + b निकाल तो लो, दे थोड़ी ना रखा है। हाँ बिल्कुल निकालेंगे। तो a + b निकालते हैं हम यहाँ से। क्या निकालेंगे? a + b वेक्टर। तो a + b वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता, बस i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट को आपस में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो i के वाले कर देते हैं, तो 1 + 5 और पीछे लगाएंगे i। फिर क्या है? फिर हम j वालों को प्लस कर देंगे, -1 + -1 और पीछे लगाएंगे j। फिर हम k वालों को प्लस कर देंगे, तो k वाले में है 7 + λk। तो कर देते हैं प्लस 6i प्लस माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस तो -2 आएगा। तो -2 और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो -2j प्लस 7 + λk। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या निकाल लेंगे हम? a - b निकाल लेते हैं। तो a - b करेंगे तो 1 - 5i प्लस -1 - -1j प्लस 7 - λk। इसको भी कर लेते हैं। -4i प्लस -1 + 1j प्लस 7 - λk। अगर आप ठीक से देखो तो -4i प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 0j प्लस 7 - λk। इसने अभी खुद हमसे बोला कि भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम i j k को अब भूल जाते हैं, सिर्फ हम डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, मतलब कि ओनली कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इतना सबको पता होगा। तो 6 का -4 से करेंगे तो -24, -2 का 0 से करेंगे तो 0, 7 + λ का 7 - λ से करना है। तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा? 0, क्योंकि आपस में क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो कर लेते हैं भाई, इनको क्या आने वाला है? -24 प्लस a + b a - b, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो -24 प्लस 49 माइनस λ² इक्वल टू 0। तो 39 में से 24 घटाओ
तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 39 माइनस 24 हमारा आ जाएगा 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 5। क्या सबको आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला ही है, मतलब कि इसके और में दे रखा है हमें, और है क्वेश्चन यही 23वां। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन आर। इक्वेशन दे रखी है 6x माइनस 12, 3y प्लस 9 इक्वल टू 2z माइनस 2। ये हमें इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन की एक लाइन पैरेलल है जिसके हमें डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करके दिखाने हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले इस वाली लाइन को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है उसमें लिख लेना है और उसमें से कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। तो याद रखना, जो वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट होते हैं और ये जो a b c है ये हमारे डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं। a b c क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशोज़ फाइंड करेंगे और डायरेक्शन रेशो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो पहले डायरेक्शन रेशो पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसको इस इक्वेशन में ढालते हैं, कैसे निकलेगा। तो देखो भाई 6x माइनस 12 लिखा है, तो लिखेंगे 6x माइनस 12 अपॉन में कितना 1 इक्वल टू 3y प्लस 9 अपॉन में 1 इक्वल टू 2z माइनस 2 अपॉन में 1। अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर x अकेला है, तो यहाँ पर भी x अकेला होना चाहिए। तो दोनों में से देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2। इसमें से 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस 3। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा z माइनस 1 अपॉन में 1 1 1। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस x1 है, तो हमारा आ गया x माइनस x1, लेकिन ये 6 क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये कैसे आएगा, x माइनस 2 अपॉन में 1/6। ये बात सबको समझ में आई? देखो एक बार देख लो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ x माइनस 2 डिवाइड बाई 1/6, तो ये 1/6 ऊपर जाकर 6/1 होगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई 6/1। देखो 6 दोबारा से x माइनस 2 के साथ आ गया, तो वही करा हमने, x माइनस 2 के साथ जो 6 था उसको हमने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। क्या आ गई बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नीचे भेज दिया, ऐसे इधर को नीचे भेज देंगे, तो y प्लस 3 अपॉन में 1/3 इक्वल टू 2z माइनस 1 अपॉन में 1/2। तो हमारे डायरेक्शन रेशोज आ गए 1/6, 1/3 और 1/2। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम लिख लेते हैं पहले a इज इक्वल टू 1/6, b इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। नॉर्मल फॉर्म में लेने के लिए हमें नीचे वाले की लेनी पड़ेगी एलसीएम। तो नीचे वाले की एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगी 6। तो करते हैं 6 एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितनी आ गई, 6 आ गई। 6 के बारे में 6 1 पे आता है, 1 को 1 से करेंगे तो a कितना आ गया हमारा 1। 3 के बारे में 6 2 पे आता है, 2 को 1 से करेंगे तो b कितना आ गया 2। c को करेंगे तो 2 के बारे में 6 3 पे आता है, 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 3। सर एलसीएम कहाँ गई, तो इसके नीचे भी एलसीएम 6 आ रही होगी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो 6 6 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो a1 b2 और c हमारा 3 आ गया। मतलब हमने एक चीज़ तो फाइंड कर ली, वो क्या है, डायरेक्शन रेशोज फाइंड कर लिया हमने। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला बड़ा ही इजी है। क्या करते हैं, एक डायरेक्शन रेशो को हम ऐसे लिखते हैं a और उसके अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, सारे डायरेक्शन रेशो का, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही जो दूसरे वाला डायरेक्शन कोसाइन होता है वो b अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर c वाला भी ऐसे ही निकलता है, c के अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये रूट के अंदर जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इससे बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा आ गया रूट के अंदर 9 10 4 रूट 14। रूट 14 को तो बाहर भी नहीं निकलता, तो रूट 14 का रूट 14 ही रहने वाला है। तो करते हैं, a कितना है 1 और रूट कितना आया रूट 14, 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 और लास्ट वाला आ जाएगा 3 अपॉन रूट 14। ये क्या निकल कर आ गए हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो ये हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं और ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को तो इजी लगता है, बट आपके लिए हल्का सा हार्ड हो सकता है अगर आपने ये वाला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें पहचानना है कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल है। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर आप करने लग जाओगे यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आपके लिए और बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लिया हमने आपके लिए। क्या करना है, आपको ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है अब आप ही सोचो, देखो आपसे ही सोचवाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर 1 माइनस, अगर x को आप साइन थीटा मान लो या फिर आप x को साइन a मान लो तो ये क्या हो जाएगा, साइन a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस a। तो लग रहा है कि ये बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर हम ऐसा कुछ मान लेते हैं तो देखो भाई मान लो आप, अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो x को हम मान लेते हैं साइन a और y को हम मान लेते हैं साइन b। तो देखो भाई कैसे करना है, पुट कर दो साइन b रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस x को हमने क्या माना था साइन a और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू किसके दे रखा है 1 के। तो इसको पहले हल्का सा सॉल्व कर लो। साइन b रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a, प्लस साइन a रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है, कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 के। अगर किसी को नहीं पता ये कैसे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू कॉस स्क्वायर b, तो देख लो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 के। अगर यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो प्लस का साइन स्क्वायर a उधर जाकर माइनस का हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, कॉस स्क्वायर a। तो ये यहीं से आया है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू कॉस स्क्वायर b। तो देखो भाई अब क्या करेंगे, साइन b स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस a साइन a स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा, कॉस b इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा कि देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसका फॉर्मूला होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस b, सबको पता होगा ये। तो वही कर देते हैं हम यहाँ पर भी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन a प्लस b इक्वल टू 1। अब क्या करें सर, अब तो अटक गए हम, कैसे करें, तो देखो बहुत ईजी है, a प्लस बी को इधर ही रहने दो, साइन उधर जाकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। a प्लस बी साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि साइन पर 1 की वैल्यू, वो मतलब कि साइन में 1 कब आता है, तो सबको पता है साइन 91 होता है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1 कब आता है, साइन पाई बाय 2 पे। साइन वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, पाई बाय 2 के। अब a और b की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, a और b की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो देखो भाई इधर से a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर a को यहीं छोड़ दें, साइन उधर चला जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x, ऐसे ही b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स y। वही यहाँ पर पुट कर देंगे तो कर दो भाई, a की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू साइन इनवर्स y इक्वल टू किसके आ गया, पाई बाय 2 के। अगर अब आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो x की जगह किसने ले ली, y ने, तो y का दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो, 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ भेज दो तो -1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद क्या करो, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जब ये रेसिप्रोकल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो ये रहा।
और हमने यही प्रूव कर भी दिया, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सबको आगे बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में x का मैग्नीट्यूड बताना है और इसमें बोल रखा है कि जो a वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। याद रखना यूनिट वेक्टर की एक ही खासियत होती है कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल। मतलब कि सर जो a का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल सच बात है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो सर यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है और x मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू किसके है? 12 के। तो अगर आप देखो x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इक्वल टू 12। तो x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 होगा तो ये 13 बन जाएगा। तो x मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट के अंदर 13। तो क्या आपको आ गई बात समझ में? सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहें और सेक्शन सी के लिए इंतजार करें। तो मैं सेक्शन सी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे ही हम सेक्शन डी और ई भी हम कर लेंगे। ठीक है, सो होप सो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।